सो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम है वो आपकी एक न्यू बुक है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर मैथमेटिक्स का फर्स्ट पेपर, जिसका नाम है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। हिंदी में इसको बोलते हैं विविक्त गणित। तो यहाँ पे ये जो पेपर है वो आपके पास है वो 40 नंबर का एग्जाम के अंदर है वो पूछा जाता है। इसके अंदर है वो आपके पास 5 यूनिट है वो एग्जाम में आएगी। अब वो यूनिट किस हिसाब से डिवाइड है वो यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो सबसे पहले हम यूनिट्स को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यूनिट फर्स्ट की हम बात करें, जो कि आपके पास 8 नंबर की आएगी। यूनिट फर्स्ट के अंदर है आपके पास सेट, और सेट के अथवा में आपके पास मिलेगा रिलेशन एंड फंक्शन। तो समुच्चय तथा संबंध तथा फलन है वो आपकी फर्स्ट वाली यूनिट है, जो कि 8 नंबर की एग्जाम में पूछी जाएगी। यूनिट सेकंड की हम बात करें तो यह भी आपके पास 8 नंबर की कवर करती है। यूनिट सेकंड है आपकी बूलियन अलजेब्रा की। यूनिट थर्ड की हम बात करें तो इसके अंदर आपके पास पूछा जाएगा न्यूमेरिकल फंक्शन, जनरेटिव फंक्शन और रेकुरेंस रिलेशन। तो यहाँ पे ये वाली यूनिट है वो भी आपके पास एग्जाम में 8 नंबर की कवर करती है। फोर्थ यूनिट की हम बात करें तो वो आएगी आपके पास ग्राफ थ्योरी की। यहाँ पे आपके पास ग्राफ सिद्धांत से रिलेटेड है वो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 8 नंबर के साथ आपके पास देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम यूनिट फिफ्थ की यदि हम बात करें तो वो आएगी आपके पास ट्री वृक्ष। ये आपके पास यूनिट आएगी यूनिट फिफ्थ, जो कि आपके पास 8 नंबर की कवर करेगी। इस हिसाब से यह 5 यूनिट है वो 40 नंबर का पेपर है वो आपके पास निकल के आता है। टाइम की बात करें तो एग्जाम में आपके पास है वो 3 घंटे का टाइम मिलेगा। मिनिमम पास मार्किंग की बात करें तो मिनिमम है वो आपको है वो 80 नंबर तो लाने ही होंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से ये वाली बुक है वो इन 5 यूनिट में डिवाइड होती है। तो हम 1 बाय 1 है वो सारी यूनिट है वो यहाँ पे कवर करके चलेंगे। तो सबसे पहले आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे आपकी यूनिट फर्स्ट, जो कि आपके पास सेट समुच्चय। तो ये वाली यूनिट हम स्टार्ट करेंगे। आप चाहो तो ये वाली यूनिट्स है वो अपनी बुक के अंदर लगा सकते हो। तो अब चलते हैं हम अपने वाले टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं हमारी यूनिट फर्स्ट की तरफ, जो है सेट। तो सेट के बारे में हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिर आपके पास समुच्चय वो होता क्या है। तो सेट की यदि मैं डेफिनेशन की बात करूं यहाँ पे आपके पास समुच्चय की डेफिनेशन है वो क्या होती है। तो सबसे पहले आप मैं यहाँ पे लैंग्वेज से समझो कि किन्हीं भी व्यक्तियों या फिर कोई वस्तु दे रखी है या फिर आपके पास कोई संख्या दे रखी है, उनका जो सुपरिभाषित संग्रह, मतलब उनका जो वेल डिफाइंड जो कलेक्शन होता है ना, वही आपके पास सेट कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूं, देन हम एग्जाम्पल के थ्रू है वो इस चीज को समझेंगे। तो किसी वस्तु या व्यक्ति या संख्याएं का सुपरिभाषित संग्रह, जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, समुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे जो आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल रही है वो आपके पास ये है, वेल डिफाइंड जो कलेक्शन है वही आपके पास सेट कहलाता है। एग्जाम्पल से हम यदि समझें तो आपके पास राजस्थान के अंदर उपस्थित सभी नदियों का संग्रह। आपको पता है कि नदियां हैं राजस्थान में जो भी है वो काउंटेबल है, मतलब उनको हम गिन सकते हैं, उनका नामकरण कर सकते हैं, उनकी लेबलिंग कर सकते हैं। इसका मतलब वो वेल डिफाइंड है, तो इसका मतलब वो है वो इस डेफिनेशन को संतुष्ट कर रहा है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, मतलब कि अब तक जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं ना, उनका हम एक कलेक्शन बना सकते हैं कि प्रथम प्रधानमंत्री ये थे, द्वितीय ये थे, और थर्ड ये थे, फोर्थ ये थे। ठीक है, तो इस प्रकार से वो भी आपके पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो वो चीज है वो यहाँ पे आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो, राजस्थान की नदियों का समूह है। या फिर हम बात करें आपके पास जो इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं उनके अंदर यदि हम स्वरों का समुच्चय ले लें तो वो भी आपको पता है वेल डिफाइंड ही है। अंग्रेजी की वर्णमाला के
स्वरों का समुच्चय, तो वो भी आपके पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि उसको आप है वो डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ए ई आई ओ यू वो एक डिफाइंड राशि है, तो वेल डिफाइंड है। तो इस प्रकार से होपफुली आपको सेट की डेफिनेशन क्या होती है वो आसानी से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो कि इस चीज को डिक्लाई करते हैं, मतलब कहने का मतलब है जो वेल डिफाइंड नहीं हो, जो सेट की परिभाषा को सेटिस्फाई न करते हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम समझे कि किसी गांव के अंदर बुद्धिमान व्यक्तियों का समुच्चय, तो ये आपके पास वेल डिफाइंड चीज नहीं है, क्योंकि गांव के अंदर कोई भी बुद्धिमान हो सकता है। मतलब कि एक पर्टिकुलर इंसान जो ज्यादा सवाल जवाब कर लेता है या फिर ज्यादा जानकारी दे देता है, हम तो उसको बुद्धिमान मानते हैं। लेकिन क्या पता कोई कमजोर सा हो, अचानक से उसके अंदर भी मतलब दिमाग काम कर जाए, बादाम अखरोट खा ले, तो वो भी तो बुद्धिमान हो सकता है ना। तो उस कारण से वो भी आपके पास है, मतलब कि वो चीज है वो आपके पास वेल डिफाइंड नहीं है। तो एक एग्जाम्पल आपके पास देखने को मिला कि किसी गांव के अंदर बुद्धिमान व्यक्तियों का जो समूह है वो आपके पास वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करें तो किसी कक्षा में कमजोर छात्रों का संग्रह, तो कक्षा के अंदर कमजोर कोई नहीं होता है, सब किसी ना किसी फील्ड के अंदर इंटेलिजेंट होते हैं, तो हम ये भी एक है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बना सकते। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल है वो आपके पास समुच्चय की परिभाषा का विरोध करते हैं। तो ये आपके पास होपफुली समुच्चय की डेफिनेशन है वो इजी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब इसके अंदर सेकंड पॉइंट आता है कि समुच्चय है जो उसको डिफाइन किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पे समुच्चय डिफाइन करने के आपके पास दो पर्टिकुलर मेथड आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम तो यहाँ पे समुच्चय निरूपण, तो समुच्चय का निरूपण है वो यहाँ पे है, वो आप दो प्रकार से कर सकते हो। पहला तो होता है सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होते हैं, मतलब समुच्चय निर्माण। तो सबसे पहला तो हो गया आपके पास समुच्चय निर्माण, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म है, समुच्चय निर्माण है, वो क्या होता है। तो इस प्रकार का जो रिलेशन, मतलब कि इस प्रकार की डेफिनेशन के अंदर है वो हम किसी पर्टिकुलर रूल का यूज करते हैं, मतलब कि एक रूल की हेल्प से है वो हम समुच्चय को है वो प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कहने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर नियम से, तो एग्जाम्पल से हम इस चीज को समझे। यहाँ पे जैसे दे रखा है कि px है वो आपके पास कोई दे रखा है कि अक्स वो राशियां है जहां अक्स है वो अंग्रेजी के स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। ठीक है, ये तो यहाँ पे हमें वो ये एक रूल, यहाँ पे पी अक्स है, यहाँ पे जो अक्स अक्स क्या है, तो अक्स है वो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। तो यहाँ पे एक रूल ही तो आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट तो मैंने ए ई आई ओ यू ए से नहीं लिखा है ना। इसका मतलब हम समुच्चय निर्माण विधि के अंदर क्या चीज प्रयोग में लेते हैं कि हमारे पास कोई रूल है वो डिफाइन किया हुआ होता है। ठीक है, अब इसी का सेकंड जो पार्ट होता है, मतलब कि सेकंड समुच्चय का निरूपण करने का क्या मेथड होता है, वो होता है आपके पास सारणीबद्ध रूप। ठीक है, सारणीबद्ध रूप, सेकंड जो रूल होता है वो होता है सारणीबद्ध रूप, डेट इज ए टेबुलर फॉर्म। अब इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम है वो जो भी आपके पास सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं उनको 1 बाय 1 है वो लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम किसी भी रूल का यूज नहीं करते हैं, उनको 1 बाय 1 है वो प्रदर्शित करते हैं। इसी एग्जाम्पल से हम समझें तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल आपको दिखाएगा पी एक्स बराबर आपके पास जो एलिमेंट्स है वो है आपके पास ए ई आई ओ और यू। ठीक है, ये वाली चीज है वो मैंने यहाँ पे इस प्रकार से लिख दी जो कि टेबुलर फॉर्म के रूप में आपको दिख रही है, सारणीबद्ध के रूप में आपके पास दिख रही है। तो ये आपके पास सेकंड रूल है वो इसके अंदर समुच्चय निरूपण में आ गया। तो इस प्रकार से हम सेट को वो दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, एक तो सेट बिल्डर फॉर्म और एक है टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो अब हम चलते हैं समुच्चय के कुछ रूल्स। तो समुच्चय निर्माण का जो फर्स्ट रूल की यदि हम बात करें तो फर्स्ट रूल है कि समुच्चय के एलिमेंट्स को हमें वो कोमा लगा के लिखते हैं। फर्स्ट रूल की यदि हम बात करें तो वो हो कि समुच्चय के एलिमेंट्स सदस्यों को कोमा लगाकर लिखा जाता है। ठीक है,
कहने का मतलब है जैसे कोई एग्जाम्पल से हम समझे तो कुछ एलिमेंट, जैसे मैं यहीं पे अंग्रेजी वर्णमाला के जो वोवल्स की बात कर रहा हूँ, तो देखो ए ई आई ओ और यू, तो यहाँ पे देखो सारे के सारे कोमा से यहाँ पे दर्शाए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला रूल ये होता है। सेकंड रूल की हम बात करें तो समुच्चय में किन्हीं भी एलिमेंट्स की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। मतलब कि कोई भी एलिमेंट्स आपके पास है, जो मैं अभी एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा, कि वो जो एलिमेंट्स वो रिपीट नहीं हो सकते। अब इसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि समुच्चय में सदस्यों की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। ठीक है, पुनरावृत्ति नहीं होती है। ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझे तो आपके पास जैसे मैंने जैसे यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म के रूप के अंदर बात करूं तो यहाँ पे है, जैसे आपके पास वही चीज ले लेता हूं अक्स, जैसे गुड शब्द के, जहां अक्स है वो गुड शब्द के अक्षर है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे तो इसको हम दर्शाएंगे, सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर जो चीज आएगी वो निकल के आएगी केवल ये तीन एलिमेंट जी, ओ और डी। मतलब कि इस क्वेश्चन के अंदर जो सेट है वो फाइनली आपके पास जो डिफाइन होके आएगा वो केवल इतना आएगा। इसके अंदर देखो ओ है वो डबल बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम जब सेट के रूप में यहाँ पे इसको लिखेंगे तो यहाँ पे केवल सिंगल ओ निकल के आएगा, डबल बार हम इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वाला रूल भी समझ में आ गया होगा। थर्ड वाला रूल की यदि हम बात करें तो थर्ड वाला रूल बड़ा ही सिंपल सा आपको एग्जांपल में देखने को मिल रहा होगा कि समुच्चय के एलिमेंट्स को मजले कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, समुच्चय के सदस्यों को इस वाले कोष्ठक में लिखा जाता है। ठीक है, यदि कोई भी एलिमेंट आपको या तो छोटे कोष्ठक में या फिर ऐसे बड़े कोष्ठक में देखने को मिल जाए तो वो आपके पास समुच्चय के एलिमेंट्स कतई नहीं होंगे। ठीक है, ये वाले आपके पास समुच्चय के एलिमेंट नहीं होंगे। समुच्चय के एलिमेंट हमेशा मझले कोष्ठक के अंदर ही लिखे जाते हैं। ठीक है, फोर्थ नियम की यदि हम बात करें तो वो लिख सकते हैं हम कि समुच्चय हैं उनको आप है वो आपकी जो कैपिटल ABCD होती है ना, कैपिटल जो वर्णमाला है आपकी कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, उनसे दर्शाया जाता है। तो आप लिख भी सकते हो ना भी लिखो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो स्मॉल ABCD होती है ना, आपके पास स्मॉल लेटर्स होते हैं ना, वो आपके पास इन समुच्चय के एलिमेंट्स कहलाते हैं। मतलब कि समुच्चय के जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनको आप स्मॉल ABCD के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, और यदि फोर्थ नियम की हम एक अच्छा सा नियम है उसकी बात करें, देखो मैं ये लिखूँ ना A बिलोंग टू कैपिटल, ये ऐसे आपके पास है वो तीनों चीजें ही क्लियर हो जाएगी। A आपके पास कोई सेट है, यहाँ पे A तो आपके पास समुच्चय है, और जो स्मॉल a है वो इस सेट का एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ सेट, इस सेट का एलिमेंट है, इसका सदस्य है। तो इसका क्या मतलब है, ये जो साइन है ये बिलोंग का साइन है। बिलोंग का मतलब ये दर्शाता है कि ए है वो इस कैपिटल ए का सदस्य है, ए इस कैपिटल ए के अंदर बिलोंग करता है, ए इस कैपिटल ए का एलिमेंट है। ठीक है, यदि सिंपली मैं ऐसे लिख दूं ए बिलोंग टू ए और ऐसे क्रॉस का साइन लगा दूं तो इसका मतलब हुआ जो ए है वो इस कैपिटल ए का सदस्य नहीं है, ए है वो कैपिटल ए में बिलोंग नहीं करता है, ए है वो कैपिटल ए का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो होपफुली ये चीजें भी आपको इजी तरीके से समझ में आ गई होगी। बेसिक सी चीज है, तो यहाँ पे आप है वो रूल्स है वो आसानी से देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं समुच्चय से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन पे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर। तो अब हम चलते हैं आपके समुच्चय के प्रकार। तो आपके पास समुच्चय है वो कितने प्रकार से निकल के आते हैं, तो यहाँ से हम फर्स्ट टाइप पढ़े तो वो है आपके पास परिमित समुच्चय। तो परिमित समुच्चय क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। दैट इज द फाइनाइट सेट। तो वह समुच्चय जिसमें आपके पास जो अवयवों की संख्या होती है ना वो परिमित होती है।
परिमित होने से मतलब है कि वो गणना योग्य हो सकती है, उसको आप वो गिनती कर सकते हो, लेबलिंग कर सकते हो, तो वो आपके पास परिमित समुच्चय कहलाता है। तो डेफिनेशन यदि मैं यहाँ पे लिख दूँ तो वह समुच्चय जिसमें अवयव गणना योग्य हो, मतलब जिनकी हमें गिनती कर सके, लेबलिंग कर सके, परिमित समुच्चय कहलाता है। परिमित समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास कोई सेट है जहां पे अक्स एलिमेंट है। अक्स एलिमेंट क्या है? अक्स है, अक्स 6 के गुणनखंड है, ठीक है, 6 के गुणनखंड है। तो आपको पता है कि 6 के गुणनखंड है वो आप डिफाइन कर सकते हो। 6 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं? 2 गुणा 3 हो सकता है, 6 गुणा 1 हो सकता है, -2 गुणा -3 हो सकता है। तो इनके अलावा तो कोई और 6 के गुणनखंड है नहीं है, तो इनको आप काउंट कर सकते हो, इनकी आप लेबलिंग कर सकते हो। इसका मतलब ये आपके पास परिमित समुच्चय का एक एग्जाम्पल है, वो डिफाइन कर रहा है। सेकेंड है आपके पास अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय जिसको हम बोले तो इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो इसके तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि वह समुच्चय जिसके अवयव है वो गणना योग्य नहीं है, तो वो आपके पास कैसा सेट कहलाएगा? अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। तो इसका हम डायरेक्ट है वो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशन आप इजीली लिख सकते हो, ठीक है, जिनके एलिमेंट है वो गणना योग्य नहीं है, जिसके आप है वो लेबलिंग नहीं कर सकते। तो एग्जाम्पल से देखें तो समतल पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय, किसी समतल पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय, ये इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है आपके पास कि आपके पास है वो कोई समतल दे रखा है, तो इस पे आपको बोल रहा है कि इस पे पॉइंट्स है, बिंदु है, वो काउंट करो। तो इस पे तो इनफाइनाइट बिंदु हो सकते हैं। इस पे एक छोटा सा इंटरवल भी लेंगे ना तो इन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच में आपके पास इनफाइनाइट मेंबर्स मिलते हैं। तो इसका मतलब किसी समतल पर स्थित बिंदुओं के समुच्चय को हम है वो काउंट नहीं कर सकते। तो यह इसका एक अच्छा एग्जाम्पल आपके पास देखने को मिल रहा है। तो अपरिमित समुच्चय की आपको डेफिनेशन है वो आसानी से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड वाला है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय बात करें तो ये होता है आपके पास सिंगलटन सेट, ठीक है। अब सिंगलटन सेट क्या होता है? देखो नाम से स्पष्ट है, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल व केवल एक एलिमेंट हो, ठीक है। ऐसा समुच्चय जिसमें एग्जाम्पल से हम समझे तो एग्जाम्पल के रूप में अपन देख सकते हैं कि अक्स क्या है? अक्स है वो आपके पास अक्स 5 व 10 के मध्य पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि 5 और 10 के मध्य पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? सिर्फ 9 ये एक ऐसी संख्या है जो किसी ना किसी संख्या का वर्ग है, वो है 3। इसके अलावा कोई भी और संख्या है वो आपके पास पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है वो फाइनली क्या निकल के आएगा? वो आएगा आपके पास 9, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि किसी सेट के अंदर केवल एक एलिमेंट है आपके पास, तो इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल है वो एकल सेट की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। तो आपको होपफुली ये समझ में आ गया होगा कि एकल समुच्चय क्या होता है, अपरिमित समुच्चय क्या होता है और परिमित समुच्चय क्या होता है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अपने पास फोर्थ वाली जो डेफिनेशन है वो है आपके पास रिक्त समुच्चय। एकल समुच्चय के बाद में हम देखते हैं रिक्त समुच्चय, मतलब एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट या फिर इसको हम नल सेट भी कहते हैं, ठीक है।
इसका प्रतीक चिन्ह है वो फाई होता है स्टूडेंट्स, इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो ये फाई होता है, ठीक है। तो रिक्त समुच्चय डेफिनेशन इसके नाम से स्पष्ट है कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव उपस्थित नहीं है, ठीक है। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव उपस्थित नहीं है रिक्त समुच्चय कहलाता है। तो डेफिनेशन यहाँ पे हम देख लेते हैं, जिसमें एक भी अवयव उपस्थित नहीं। तो इससे रिलेटेड है वो आप एग्जाम्पल है वो इजीली सोच सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो ए अपन एक सेट ऐसा डिफाइंड कर देते हैं जहाँ पे अक्स है, अक्स एलिमेंट है आपके पास 10 व 15 के मध्य पूर्ण वर्ग संख्या। तो आप खुद देख सकते हो 10 और 15 के मध्य आपको कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है वो नहीं मिलेगी। 11 किसी संख्या का वर्ग नहीं होता, ना 12 ना 13 ना ही 14, ठीक है। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल है वो इजी तरीके से रिक्त समुच्चय को फुलफिल करता है। जो रिक्त समुच्चय होता है ना उसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, ये जो बजला कोष्टक है इसको एम्प्टी छोड़ के हमें वो यहाँ पे रिक्त समुच्चय को है वो डिफाइन कर सकते हैं। यदि रिक्त समुच्चय के अंदर आप ये सिंबल यूज में ले लोगे ना तो इसका कतई मतलब नहीं होगा कि ये सेट है वो रिक्त है, क्योंकि यहाँ पे यह जो चीज है वो एक एलिमेंट को दर्शाती है कि इस समुच्चय के अंदर एक एलिमेंट तो है ही है। अब एक एलिमेंट हो गया तो इसका मतलब ये एकल समुच्चय हुआ, रिक्त समुच्चय नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको केवल मजला कोष्टक के अंदर है वो कोई भी एलिमेंट है वो शो नहीं करना है, ठीक है। तो रिक्त समुच्चय की डेफिनेशन के बाद में हम चलते हैं समान समुच्चय। समान समुच्चय बोले तो इक्वल सेट। तो नाम से स्पष्ट है, ऐसा समुच्चय जिसमें दो समुच्चय हम ले और दोनों समुच्चय में एलिमेंट है वो सेम आ जाए तो वो सेट कैसा कहलाएगा? समान सेट कहलाएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन की हम बात करें, यदि दो समुच्चय हम ले लेते ए व बी में ए के सारे सदस्य बी में तथा बी के सारे सदस्य ए में उपस्थित हो तो समुच्चय समान समुच्चय कहलाता है, ठीक है। समान समुच्चय कहलाता है। इसको हमें वो मैथमेटिक्स रूप के अंदर भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ए है वो यहाँ पे सबसेट है बी का, सिमिलर कंडीशन के अंदर बी है वो भी सबसेट है ए का। तो ये दोनों चीजें हैं वो इम्प्लाई करती है कि ए और जो बी है वो इक्वल होगा, यही तो चीज़ हमें बतानी है। तो दो सेट है वो समान सेट कहलाएंगे यदि ए के सारे एलिमेंट बी में और बी के सारे एलिमेंट ए में है। तो यहाँ पे यदि हम एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझें तो एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हो ए क्या है? ए में अक्स वे एलिमेंट है जो गुड शब्द के अक्षर है, गुड शब्द के अक्षर, ठीक है। और बी क्या है? बी आपके पास है ये है GOD, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है, देखो ए तो मैंने है वो डायरेक्ट आपके पास समुच्चय का जो निरूपण हमने किया था वो फर्स्ट वाली फॉर्म के रूप में लिखा है और सेकंड हमने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म के रूप में लिख दिया एलिमेंट। तो इस वाले ए सेट का मतलब यही तो हुआ ना, ए सेट का मतलब यही तो हुआ GO और D। तो यहाँ पे आपको बीच में कॉमा भी लगानी है, पता ही होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट है इसमें और 3 एलिमेंट इसमें और दोनों में आपको दिख रहा है सेम ही है। तो इसका मतलब ये चीज़ दर्शाती है कि ए है वो बराबर है बी के, और यदि दो सेट है वो इक्वल है अर्थात दोनों में एलिमेंट है वो सेम है तो वो आपके पास समान समुच्चय कहलाता है। आपको पता है मैंने रूल लिखा है ये है कि समुच्चय के अंदर कोई भी 2 एलिमेंट है वो रिपीट नहीं हो सकते। तो यहाँ पे देखो डबल ओ है तो मैंने सिंगल ओ ही यहाँ पे लिखा है,
ठीक। तो होपफुली आपको समान सेट क्या होता है इसकी डेफिनेशन भी इजी तरीके से समझ में आ गई होगी। सो स्टूडेंट, जो 6 नंबर की डेफिनेशन है वो आपके पास है तुल्य समुच्चय। तो समान समुच्चय की डेफिनेशन हमने देख ली थी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं तुल्य समुच्चय। ठीक है, अब ये तुल्य समुच्चय क्या होता है कि आपके पास वही वाली चीज कि दो आपके पास सेट दिए गए रहेंगे, लेकिन पहले तो हमने क्या देखा था कि दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हमने लिए थे वो सेम टू सेम होने चाहिए। लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, मतलब कि इधर आपके पास 2 एलिमेंट है एक सेट में, तो दूसरे सेट में भी एलिमेंट है वो 2 ही होने चाहिए, भले वो दोनों समान ना हो। तो वो सेट कैसा कहलाएगा? तुल्य समुच्चय कहलाएगा। तो कहने का मतलब है कि 2 समुच्चय ए व बी तुल्य समुच्चय कहलाता है होंगे यदि दोनों में अवयवों की संख्या समान हो। अवयवों की संख्या है वो समान हो। एग्जाम्पल से इस चीज को समझे तो यहाँ पे ए सेट के अंदर आपके पास एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और बी सेट के अंदर आपके पास एलिमेंट है 2 4 और 6, ठीक है, या फिर 3 4 और 6 यहाँ पे आप ले लीजिए। तो आपको दिख रहा है आपके पास कोई भी एलिमेंट वो इक्वल नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट है वो दोनों में सेम है। कहने का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट ए की बात करें तो वो भी 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट बी की बात करें तो वो भी कितने? 3 है। तो इस प्रकार से ए और बी है वो दोनों आपके पास तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट आपकी जो डेफिनेशन आती है वो आती है आपके पास सार्वत्रिक समुच्चय। आखिर ये सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है? यूनिवर्सल सेट, इसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल सेट। ये हो गया आपके पास इक्विवेलेंट सेट। तो सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा कि आपके पास बहुत सारे सेट यदि दिए गए, मान लेते हैं एग्जांपल के रूप में आपके पास 2 सेट है ए और बी, यदि दोनों सेट है वो किसी तीसरे सेट में उपस्थित हो जाए तो वो जो तीसरा वाला सेट है ना वही आपके पास यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, जो कि दोनों सेट को अपने अंदर कंटेंट कर रहा है, अपने अंदर ले रहा है। ठीक है। तो ऐसा समुच्चय जो सभी समुच्चयों लाइक ले लेते हैं हम ए बी सी डी, आपके पास सेट है, सेट को डिनोट करते हैं, को अपने अंदर अंतर्विष्ट करे, मतलब समाहित करे। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन आप समझ जाना कि अपने अंदर है वो अंतर्विष्ट करे, तो वह सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। और इसको हम है वो कैपिटल यू से दर्शाते हैं, कैपिटल यू से। कहने का मतलब वो है इस डेफिनेशन का कि कैपिटल यू बराबर होगा आपके पास ये ए बी सी डी, ये जो भी एलिमेंट है वो इसके अंदर आपके पास देखने को मिलेंगे। ठीक है। सो होपफुली आपको है वो सेट क्या होता है, उसके हम किस प्रकार से उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसके रूल्स क्या है और उसके प्रकार हमने यहाँ पे आज देखे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर है वो हम सेट से रिलेटेड है वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू।